हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेई में आज लेकर आया हूं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स, इसमें जितनी बहुत सारी कहानी, लगभग आपको इसकी 90% कहानी देखने को मिलेगी कहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था और अभी वाले लेक्चर में भी बता रहा हूं। और हम जो अपना पूरा ग्रेविटेशन पढ़ने का फ्रेम रख रहे हैं वो हम धरती मैया के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। जितना ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं वो प्लेनेटरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, किसी भी रैंडम मास बॉडी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो जितनी मास बॉडीज हैं वहां सब m की जगह रिप्लेस हो जाएगा चार्ज बॉडीज से, और वहां पर आपको बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने को मिलेगा। जो वहां E होता है वहां यहां ग्रेविटेशनल फील्ड G से रिप्लेस हो जाता है। जैसे वहां पर E का फॉर्मूला kq/r² होता है, वैसे ही सेम एज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जाना जाता है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉगी, उसका फॉर्मूला Gm/r² हो जाता है। सब कुछ एकदम सेम चलता है। तो इस वजह से हमने बहुत कंसाइज तरीके से और बहुत परफेक्शन के साथ पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर को धरती मैया या प्लेनेटरी सिस्टम के फ्रेम में रखकर पढ़ना है और खत्म करना है। ठीक है, चले आ जाए, स्टार्ट करें सर। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे के सारे टॉपिक आपको बस ग्रेविटेशनल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा और यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। सब कुछ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज इट इज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं सर विद अ ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने और समझाने की बात आई तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ाई जब करना शुरू किया तो हमने इसको दो तरह से पढ़ा। एक रखा कि इंटरेक्शन की वजह से, किसकी वजह से बेटा? इंटरेक्शन की वजह से, और दूसरे का नाम रखा हमने सेल्फ एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक पार्टिकल आपके पास m1 है और ये एक पार्टिकल आपके पास m2 है और इनके बीच का गैप कितना है? r है। तो ये दोनों मास बॉडीज मिलकर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करेंगी, इन दोनों मास बॉडीज के फ्रेम में जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस होती है उसका नाम रखा जाता है बेटा, क्या नाम रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। लेकिन अगर समझो कि हम खूब सारे पॉइंट मास लेकर उनको रख रख के अरेंज करके एक बड़ा सा सिस्टम बनाए जिसका मास रख दें m और हम कहते हैं कि इसका रेडियस है r, तो भैया इसके जो खूब सारे पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मेरा बॉडी एक सिस्टम है। तो वो जो इंटरैक्ट कर रहे हैं ये अगर मान लो आपके पास, मैं कह दूं कि ये आपके पास स्फेयर है, ये आपके पास स्फेयर है जिसका मास आपको m दे रखा है, रेडियस आपको r दे रखा है। ठीक है सर, तो क्या इस स्फेयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे मास होंगे, डीएम होंगे, क्या वो कुछ एनर्जी एसोसिएट कर रहे होंगे? क्या छोटे से मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? हाँ, डेफिनेटली लग रहा होगा। हाँ, वो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे और इस तरह के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का नाम रखा जाता है क्या? सेल्फ एनर्जी और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी की और फिर हम बात करेंगे सेल्फ एनर्जी की। ठीक है, और दोनों से सवाल जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलें लेक्चर को आगे बढ़ाएं सर। आइए सर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सर, अब कहानी हमारी शुरू होती है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी से। इंटरैक्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इंटरैक्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। चलिए उसका क्या मतलब है समझते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास दो मास बॉडीज हैं, अपने पास कितनी मास बॉडीज है बेटा? अपने पास दो मास बॉडीज है। एक ये रहा जिसका मास है आपके पास कैपिटल M, जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूं, और इसका रेडियस है आपके पास r। ठीक है, मास m है, रेडियस आपके पास r है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि लेकिन हम इसको कह रहे हैं कि ये कैसा है? ये पॉइंट इन साइज है। अब समझो इसको पॉइंट इन साइज कैसे फ्रेम में रख पाओगे? जब आपका कोई दूसरा मास बॉडी यहां से r डिस्टेंस पर कहीं किसी p पॉइंट पर हो, जिसका मास कितना हो?
जिसका मास कितना हो, जिसका मास हो स्मॉल m, और ये r की वैल्यू आपकी बहुत बड़ी हो जाए किससे, इस कैपिटल R से, ठीक है, तब ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, तब ये पोटेंशियल, तब ये जो बॉडी है ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करी जाएगी। जैसे आपके पास धरती मैया हो गई ये, और ये आपका सन हो गया, ये दोनों मिलकर आपस में एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का नाम है इंटरैक्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे इंटरैक्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, निकालने का एक तरीका समझिए, ठीक है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कि ये जो मास है ये कहां होता, अगर ये इनफाइनाइट पर होता, अगर ये इनफाइनाइट पर होता, मतलब इसके और इस मास के बीच में कोई इंटरेक्शन ना होता। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर r मेरा टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया तो मेरा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अच्छा, अगर मान लो मैं तुमसे सवाल पूछूं, एक धरती मैया है और एक सन है, हम सब लोग जानते हैं, तो कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है, धरती मैया सन पे ज्यादा लगाती है या सन धरती मैया पे ज्यादा फोर्स लगाता है, कौन किसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाता है? कई बार बहुत सारे लोग ऑब्वियस आंसर देते हैं, सर सन बड़ा है तो सन ज्यादा फोर्स लगाएगा। अरे खच्चरों, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। जितना फोर्स सन अर्थ पे लगा रहा है उतना ही फोर्स धरती मैया हमारा कहां लगा रही है, सन के ऊपर लगा रही है। अगर सन ज्यादा फोर्स लगा देता तो धरती मैया के अपने अंदर ना खींच लेता यार, तो हम यहां रह पाते क्या? नहीं रह पाते। अरे बात समझ आ रही है ना? चलो आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, अब मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए पी पॉइंट पर। तो एनर्जी का एसोसिएशन हमेशा वर्क से होता है, जब कहीं कुछ काम होगा तभी एनर्जी आएगी। तो हम कह रहे हैं कि एक काम करो, इस मास को इनफाइनाइट पर लेके जाओ। कहां लेके जाओ? इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट से इसको पी पॉइंट पर लेके आओ, तो आपको इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में अगर हमको पता चल जाए कि हमने कितना काम किया, तो जितना हमने काम किया उतनी ही एनर्जी इससे एसोसिएट हुई। अरे क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो, तो अगर तुम ध्यान से देखो क्या देखो, इनफाइनाइट से अगर इस एम मास को मैं पी पॉइंट पर ले आ रहा हूं तो भाई क्या हो रहा है, जैसे जैसे पास आएगा इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जाना जाएगा, उसका खिंचाव इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये पास आएगा ये जो फोर्स होगा ये बदलता चला जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है तो W इक्वल टू लिख लिया जाता है F.dx का इंटीग्रेशन लिख लिया जाता है। तो जितना हमने यहां पर एक्सटर्नल वर्क में काम किया उतना ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई। अरे क्लियर है? या फिर जितना ग्रेविटेशनल ने यहां पर काम किया माइनस ऑफ उतना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या समझना है कि जितना हम काम करेंगे W एक्सटर्नल ये बराबर होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल के, ठीक है। अच्छा, अगर यही कह दिया जाए कि ग्रेविटेशनल वर्क तो ये बराबर होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल के। चलो मैं तुमको इसका थोड़ा फील दिलाता हूं। U को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉटल है, ये मेरे हाथ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, और यहां से इस बॉटल का मास मान लीजिए मैंने कहा 1 kg, तो ये कितना वेट नीचे लगा रहा है? 10 न्यूटन लगा रहा है। सब वर्क एनर्जी पढ़ के आ रहे हैं, 10 न्यूटन नीचे वेट लगा रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे धीरे 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 ऊपर ऊपर करते करते 1 मीटर ऊपर ले आया मान लो, तो बताओ मैंने कितना काम किया? अगर मैं 1 मीटर ऊपर लेके आया तो मैंने कितना काम परफॉर्म किया? तो सर आपने फोर्स लगा 10 न्यूटन का और आप डिस्प्लेस किए 1 मीटर, तो भैया आपने वर्क किया 10 जूल का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा, धरती मैया ने कितना काम किया? धरती मैया ने काम कितना किया? तो सर धरती मैया ने काम किया माइनस 10 जूल का। क्यों? क्योंकि mg लग रहा था नीचे, 1 मीटर गया ऊपर। अच्छा ठीक है भाई, अब समझो, इतना सबको क्लियर है। अब उसके बाद मुद्दे वाली बात यह है कि जब मैं इसको यहां से 1 मीटर की हाइट पर लेकर गया, देखो यहां से जब मैं इसको 1 मीटर की हाइट पर लेकर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि घटी? बताओ बताओ। अगर मैं इसको यहां से 1 मीटर की हाइट पर लेकर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि घटी? सर बढ़ी। कितनी बढ़ी? mgh किसके बराबर है? mgh क्या आ रहा था? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। वाह, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है? U फाइनल माइनस U इनिशियल।
अच्छा सर, अच्छा ग्रेविटेशनल जो वर्क आया वो कितना आया था? वो -10 जूल आया था। तो -10 जूल कैसे आया? ये हाथ के पास एनर्जी 0 है और यहां से मैं इस रेफरेंस से h हाइट मतलब 1 मीटर लेकर गया 1 केजी के ऑब्जेक्ट को, तो भैया इसने जो ग्रेविटेशनल वर्क परफॉर्म किया इसने किया -10 जूल। वो कैसे आया? U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्या इसका ज्ञान क्लियर हुआ? क्या इसका ज्ञान क्लियर हुआ? U इनिशियल माइनस U फाइनल जो होगा वो ग्रेविटेशनल वर्क होगा और जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा। अच्छा, और ये बात हमको पता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं यहां से x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लो dx और इसमें तुम m मास को a पॉइंट से लेकर b पॉइंट लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया? तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर मैं देखूं, वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। फोर्स किधर लग रहा है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसके ऊपर इधर ही लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका dx इधर ही हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो मास्टर साहब दोनों के बीच का एंगल 0 है। हमने कहा ठीक है भाई, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये आपके पास dx हो गया और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? इनके बीच का एंगल 0 हो गया। ये है हमारे पास वर्क डन बाई ग्रेविटी। अभी ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर सा बहुत बढ़िया सा लॉजिक निकल कर आएगा इसमें से, और वो क्या निकल के आएगा वो अभी आपको देखने को और समझने को मिलेगा। ठीक है, इनका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं भैया, पार्टीशन अलग रंग का होना चाहिए, बोर्ड एकदम रंग बिरंगा होना चाहिए। अब जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स gm अपॉन r स्क्वायर होता है, gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब यहां पर वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करी जाएगी, इंटीग्रेट किया जाएगा, तो जब ये मेरा m मास x पर होगा तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा gm इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, g इंटू m इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। और dx ध्यान से देखना, cos 0 की वैल्यू 1, dx आपके पास होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो देखो फाइनल मेरा यहां से कम डिस्टेंस पे है और इनिशियल मेरा ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो सर माइनस dx आएगा। क्या आएगा? माइनस dx आएगा। ये dx मेरा नेगेटिव है। चलो बहुत अच्छा सर। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हम कहां से ले आ रहे हैं? इनफाइनाइट से r पर ले आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट कर दो इनफाइनाइट से लेकर r तक। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हमको कितना मिल जाएगा सर? gmm माइनस का बाहर कर दो, gm इंटू स्मॉल m को बाहर कर दो और dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेकर r तक। कहां से कहां तक बेटा? इनफाइनाइट से लेकर r तक। जब आप इसको इनफाइनाइट से लेकर r तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या मिलेगा? तो सर वर्क डन बाई ग्रेविटी मिल जाएगा अपने को। चलो मैं वो एक्सप्रेशन यहां लिख देता हूं। क्या था भाई अपने पास? क्या था अपने पास? माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m और भाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ भाई इनफाइनाइट से लेकर r तक, और ये कितना? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वो रिजल्ट था जो पीछे लिखा था, उसको मैंने यहां लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए भाई, अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखेंगे, तो माइनस ऑफ gm इंटू स्मॉल m और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है सर? ये -1 बाई एक्स हो जाता है। कैसे? x की पावर -2, लाओ मैं लिख देता हूं, पूरा गड़बड़ मत करना। gm इंटू स्मॉल m, ये आपके पास कितना हो जाएगा? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक सर? लिमिट इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अपने पास निकल कर आया माइनस ऑफ g m इंटू स्मॉल m, अरे भाई और ब्रैकेट में कितना? ये आ गया -1 बाई एक्स। देखो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा और x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब अंदर नेगेटिव साइन आ जाए ना तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिया करो डायरेक्टली। ठीक है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा gm इंटू स्मॉल m, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और यहां पर तुम्हारे पास हो जाएगा -1 बाई r। और जब तुम वर्क डन बाई ग्रेविटी पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस में gm इंटू स्मॉल m बाई r मिल जाएगा।
चलो भाई, और हम जानते हैं कि जो हमको वर्क डन बाई ग्रेविटी मिलता है, क्या जानते हैं भैया, कि हमको जो वर्क डन बाई ग्रेविटी मिल रहा है वो किसके बराबर है? अभी हम पढ़ के आए हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. इट मींस दैट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर. जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर. बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनना कि जब मैं इनिशियली इनफाइनाइट पर था तो मेरी एनर्जी कितनी थी? मेरी एनर्जी थी 0. और जब मैं फाइनली आर पर पहुंचा तो यहां पर मेरी एनर्जी हो गई बेटा यू. तो u इनिशियल माइनस u फाइनल में अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा 0 माइनस u इक्वल्स टू जी एम इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r. तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस जी एम इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r. ठीक है. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट बिटवीन द टू मास बॉडीज. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट बिटवीन या पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट मत लिखो, इसको लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मास बॉडीज, बिटवीन टू पॉइंट मास बॉडीज. ठीक है, इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. ये हमेशा कैसा होगा? ये हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पॉइंट मास बॉडीज इज ऑलवेज नेगेटिव. ये हमेशा नेगेटिव होगा. ये हमारे पास है कहानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट की. अच्छा सर, अगर हमको दो पॉइंट के बीच में निकालना हो तो हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? वो कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है? सर, वर्क एनर्जी पावर में आपने समझाया था कि भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो रहा था वो बस केवल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा था. किस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा था. और अगर उस रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा था तो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं बेटा? तो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं बेटा जी, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं बेटा जी. क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, या आप कह लो हां, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, WG लिख लो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. ठीक है, जो भी पाथ फॉलो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा. और अगर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम एक और कंक्लूजन निकाल रहे हैं. वो क्या निकाल रहे हैं? वो हम यहां से साबित कर रहे हैं कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स, FG का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज कैसा है? ये इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ठीक है, ये कैसा है? ये कंजर्वेटिव इन नेचर है. चलिए बहुत बढ़िया. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा वो कैसा है? कंजर्वेटिव इन नेचर है. अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं. क्या बात पूछूं? मैं कह दूं कि आपके पास ना एक स्क्वायर है. ये रहा आपके पास एक स्क्वायर. ठीक है, और इस स्क्वायर पर 3 मास रखे हुए हैं या 4 मास रखे हुए हैं. चलिए, एक मास यहां पर रख दिया जाए, इसका मास है m. एक यहां पर मास रख दिया जाए 2m, एक यहां पर मास रख दिया जाए 3m, और एक फिर यहां पर मास रख दिया जाए 2m, और कह दिया जाए ये साइड जो है ना ये a है, स्क्वायर है तो भाई साइड a होगा. तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए, बताइए इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम? तो हम दो पेयर्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं. और अगर हम थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात करें, देखना ये मैं आपके सामने एक सवाल फेंका हूं, बढ़िया. ठीक है, इस सवाल को जब हम समझने चलेंगे तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? सर, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब इनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है. पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका क्या मतलब है कि इनको स्केलर मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है. अच्छा, इसका क्या मतलब है? सर, दो पेयर, जहां कहीं भी 2 मास बॉडीज का पेयर होगा उनके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी. तो देखो, एक पेयर ये और ये बना तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई? चलो मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली लिख रहा हूं. इन दोनों पेयर की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई G इंटू स्मॉल m इंटू 2m डिवाइडेड बाई a.
ठीक है। अच्छा, ये दोनों पेयर है, इन दोनों पेयर की वजह से भी इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और वो कितनी आएगी? -g इंटू 2m इंटू 3m डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर इसके और इसके वजह से भी आएगी, ध्यान से देखो, इसके और इसके वजह से भी आएगी, तो वो कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी -g इंटू 3m देखो इंटू 2m देखो डिवाइडेड बाई गैप कितना है? a। अच्छा, इन दोनों की वजह से नहीं आएगी क्या? आएगी, इन दोनों की वजह से भी आएगी। तो ये कितना हो जाएगा? gm इंटू 2m डिवाइडेड बाई a। अच्छा सर, बस खत्म हो गया? नहीं, अभी एक पेयर यहां भी बन रहा है और एक पेयर यहां भी बन रहा है। जैसे जैसे जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती चली जाएगी। तो अच्छा भाई, अब इन दोनों पेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपके पास हो जाएगा -g इंटू m, और ये मास कितना है? ये मास आपके पास 3m दे रखा है, तो gm इंटू 3m डिवाइडेड बाई ये गैप कितना? ये a और ये, तो ये आपके पास हो जाएगा a√2। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी आएगा सर? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, गड़बड़ नहीं करना है। ये नहीं सर 4 पेयर बन रहा है, अरे 6 पेयर बन रहे हैं इसमें भाई। और जहां कहीं भी 2 पार्टिकल सिस्टम का पेयर बनेगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और मेरे से पूछा गया कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो हमने कहा ठीक है, हमारे लिए कोई खास बात नहीं, हम लिख देते हैं। लिख दिए भैया, चलिए आइए। तो gm इंटू 3m डिवाइडेड बाई a√2 लिख दिया, gm इंटू 3m डिवाइडेड बाई a√2 लिख दिया इसका, और इसका भी बाकी है। तो ये कितना हो जाएगा? -g इंटू 2m डिवाइडेड बाई a√2। अब तो भैया गणित है, ये जो कैलकुलेट करोगे जो आंसर आएगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मैं इस गणित को सॉल्व करके ना तो अपना टाइम खराब करूंगा ना तो आपका टाइम खराब करूंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करेंगे तभी अगली स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और बात करते हैं, कुछ और मुद्दे वाली बात करते हैं। अब मुद्दे वाली बात यह है, अगली जो मुद्दे वाली बात यह है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, शुरू कर लेते हैं, इस कहानी को समझ लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको। हाँ भाई, चलो टॉपिक का नाम डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड अ पॉइंट मास, ठीक, ये गड़बड़ा गया। एंड अ पॉइंट मास, ठीक। चलिए भाई, देख लीजिए, इसको चुन लेते हैं, इसको सेट कर देते हैं। ये रहा भैया, ये रहा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड अ पॉइंट मास, ठीक है। अर्थ और पॉइंट मास के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे सर। अगर हम कहें कि हमारे पास ये हमारी धरती मैया है, ये रही हमारी धरती मैया, धरती मैया का मास है आपके पास me, ठीक है, और धरती मैया का रेडियस कितना है r। धरती मैया का रेडियस कितना है भैया? धरती मैया का रेडियस है r। चलो बहुत अच्छा, तो इनका अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक स्मॉल मास है m, ठीक है, स्मॉल मास है m, जो यहां से कितनी हाइट पर, जो धरती मैया से कितनी हाइट पर रखा है सर? धरती मैया से h हाइट के ऊपर रखा हुआ है, धरती मैया से h हाइट के ऊपर रखा हुआ है। धरती मैया का रेडियस आपके पास r लिख लो और मास ऑफ अर्थ आपके पास me लिख लो, तो इस जगह इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो हम बहुत सिंपल लिख सकते हैं कि अगर हम, यहां ध्यान देना, बस छोटे छोटे ज्ञान बता रहा हूं, छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूं, इन सब का प्रूविंग, इन सब का डिटेल आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करना है, अपने को पूरा अर्थ का फ्रेम रख के पढ़ लेना है, समझ लेना। हाँ, जहां जरूरत लगेगी इन सारी चीजों की, इनके डेरिवेशंस की, वहां मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड अ पॉइंट मास। अब समझो, मैं तुमको यहां से एक बात समझा रहा हूं, क्या कि आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, आउटसाइड और एट सरफेस ऑफ अर्थ, आउटसाइड और एट सरफेस ऑफ अर्थ, क्या भैया? आउटसाइड और एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ बिहेव्स लाइक point mass, behaves like point mass with
another point mass, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट मास के साथ अनदर, ये पॉइंट मास लिख लीजिएगा, किसी दूसरे पॉइंट मास के साथ धरती मैया सरफेस या सरफेस के बाहर कैसे बिहेव करती हैं, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे इस जगह पर यहां से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कोई कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्या लिख लेंगे भैया, हम क्या लिख लेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h लिखने जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h लिखने जाएंगे तो हम सिंपल लिख लेंगे माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, दैट्स इट। और कुछ नया नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, आराम से लिख लिए माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। लेकिन अब हम कहे कि बताओ भैया धरती मैया के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर धरती मैया की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हुई, इसी पॉइंट मास को अगर मैं यहां ले आया, कहां ले आया बेटा, धरती मैया की सरफेस पे लाके रख दिया, धरती मैया की सरफेस पर लाकर रख दिया, तो यहां पर जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा, कहां भैया, धरती मैया की सरफेस पर, ओहो यहां पर हम रख दिए हैं। तो धरती मैया के सरफेस पर जब पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ये आपके पास इक्वेशन ए हो गई, ये आपके पास इक्वेशन बी हो गई। बट सर हम एक और बात पढ़े हैं, हम क्या पढ़े हैं कि भैया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या पढ़े हो, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, धरती मैया के सरफेस से, ठीक है, एट हाइट h पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अरे क्या बात है यार, पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े हो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो mgh। लेकिन ये इसमें एक एड ऑन होता है कि ये जो हाइट होती है ये रेडियस से बहुत छोटी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी होती है। यहां आर ई लगा लो, यहां एम ई लगा लो, यहां आर ई लगा लो, यहां एम ई लगा लो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो सर क्या ये जो पोटेंशियल एनर्जी का हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है दोनों पॉइंट पर जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, क्या इस एक्सप्रेशन से अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि मेरा h जो है वो बहुत छोटा है आर ई से, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा, किससे, सरफेस और h हाइट के बीच में, वो mgh के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कहे चलो आ जाओ दिखा देते हैं तुमको प्रूव करके यार, ठीक है। तो भैया u फाइनल माइनस u इनिशियल जब हमने किया, मतलब हमने कहा कि ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। जब इसको हम यहां से यहां लेकर जाएंगे, सरफेस से h हाइट लेकर जाएंगे, तो यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा वो mgh के बराबर होगी, अगर मेरा h बहुत छोटा होगा, किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। चलो देख लेते हैं। तो भैया u फाइनल माइनस u इनिशियल किया, तो u फाइनल मेरे पास था माइनस ऑफ जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच, और u इनिशियल माइनस में जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई था, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई लिख लिया। तो हमने कहा ठीक है भैया, इसमें से जी एम ई और एम को बाहर कर लेंगे, तो ये 1 बाई आर ई और दूसरा कितना, माइनस ऑफ 1 अपॉन आर ई माइनस एच बच जाएगा। अरे क्लियर है भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए, जी एम ई इंटू एम, ठीक है। अच्छा, अगर जब हम इसको सॉल्व करें, हम कह रहे हैं इसमें से आप 1 बाई आर ई को कॉमन कर लो, 1 बाई आर ई को कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा सर, ये 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई माइनस एच मिल जाएगा, ठीक है। अब इस आर ई को डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो जी एम ई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई, 1 माइनस 1 अपॉन आर ई 1 हो जाएगा, इसको 1 माइनस एच बाई आर ई लिखा जा सकता है। अब इसको तुम ऊपर लेके चलो, इस वाले एक्सप्रेशन को तुम ऊपर लेकर चलो, जब ऊपर लेके चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, जी एम ई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई, 1 माइनस एच बाई आर ई की पावर -1। अरे क्लियर है। और जब हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं बेटा जी, जब हम ये जान रहे हैं बेटा जी, क्या बतलाओ,
क्या जान रहे हो? जब हम कह रहे हैं कि आप ये बात जान रहे हैं कि आपका जो H है वो RE से बहुत छोटा है, तो H बाई RE की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, और 1 से बहुत छोटी होगी तो जो ऊपर पावर होगा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऊपर वाली पावर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर? GME इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE, और ये 1 माइनस 1 और ये माइनस अंदर आ जाएगा तो ये प्लस H बाई RE हो जाएगा। और जैसे ये हुआ 1 से 1 कटा और ये हमारे पास आ गया GME इंटू स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर इंटू H हो गया। और हम जानते हैं, हम पढ़ के आए लास्ट लेक्चर में कि GM अपॉन R स्क्वायर इज नोन एज स्मॉल g, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसको हम स्मॉल g इंटू m इंटू h लिख लेते हैं और ये हमारे पास हो जाता है mgh, दैट इज डेल्टा u। नाउ इट इज प्रूव्ड कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम सरफेस से इतनी हाइट पर जाते हैं कि हमारा g वेरी नहीं करता है, कौन सा g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी नहीं करता है, तो mgh के बराबर हो जाता है। क्या क्लियर है? क्या अभी तक कोई भी ऐसी बात जो आपके दिमाग में खटकी, जो आपको थोड़ा सा लगा कि अरे क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज बता दी? ठीक है, जितना सिंपल ये लेक्चर जा रहा है इतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ इस लेक्चर को समझना है और लेक्चर में आगे बढ़ जाना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहेंगे, रगड़ के मेहनत करेंगे तो सफलता हाथ लग जाएगी। चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को और आगे लेकर चलते हैं। आगे की कहानी क्या है? ये तो हो गया अपने पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का? अभी तक हम बात कर रहे थे भाई इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का। सर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी वाली बात अभी आपने नहीं बताई, तो आइए हम आपको सिखाते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास खूब ऐसे मास के टुकड़े पड़े हुए हैं, खूब सारे इनफाइनाइट मास के टुकड़े बने हुए, और इन सारे मास के टुकड़ों को लेकर हमको एक स्फीयर बनाना है। क्या बनाना है? एक स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस r है। और कैसा स्फीयर बनाना है? हमको बनाना है एक हॉलो स्फीयर। क्या बनाना है भैया? हमको एक बनाना है हॉलो स्फीयर। जनरली दो ही कहानी हमारे इस पर्टिकुलर पोर्शन से पूछी जाएगी, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। उसमें भी सॉलिड स्फीयर ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा, हॉलो स्फीयर कम प्रायोरिटी पर रहेगा। बट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमको यह जानना जरूरी है, इस वजह से मैं आपको यह बता रहा हूं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इन सारे छोटे छोटे डीएम मास के टुकड़ों से हमको एक हॉलो स्फीयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इन छोटे छोटे मास के टुकड़ों से हमको एक हॉलो स्फीयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? फुटबॉल देखो, फुटबॉल के ऊपर वो बॉक्सेस रखे होते हैं, हेक्सागोनल वाले बॉक्सेस, रेगुलर बॉक्सेस रखे होते हैं, उनको सिल दिया जाता है। क्या करते हैं? तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहां पर छोटे छोटे टुकड़े लाकर सिल रहे हैं। और जब छोटे छोटे टुकड़े लाकर सिल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि इस डीएम मास में से यहां पर जो ये टोटल टुकड़े हैं इन सबका मास कैपिटल एम है। ठीक है, इस डीएम मास में से एम मास जुड़कर एक हॉलो स्फीयर बनाएगा किसी भी टाइम टी पर। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर बन रहा होगा जिसका अभी मास कितना होगा? m। और इसको कहां तक जाना है? कैपिटल M तक। अभी इसके ऊपर m मास बन गया और यहां से मैं एक और dm मास के टुकड़े को लेकर आ रहा हूं, इसका रेडियस r है। ठीक है, तो जब मैं इस डीएम मास के टुकड़े को यहां लेकर आ रहा हूं तो इस एम मास और इस डीएम मास के बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इस एम मास और डीएम मास के बीच का जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा, सिंस ये डीएम बहुत छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत छोटा होगा, और वो किसके बराबर होगा? जी, ये मास का टुकड़ा जिसको कैपिटल एम तक जाना था वो अभी कितना है? स्मॉल एम। और इसमें हमने एक और मास ऐड किया डीएम, और कहां ऐड कर रहे हैं? सरफेस पर, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है आपके पास r। तो ये हो गया माइनस ऑफ g इंटू एम इंटू डीएम बाई आर, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब कोई मास नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और जब पूरा मास m आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई? तब पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास u हो गई। तो इस u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सर? इस u की वैल्यू मेरे पास आ गई g बाई आर, और m dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा m स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम लगा देंगे 0 से लेकर कैपिटल m तक। तो हमें जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा वो मिल जाएगा माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। क्या मिल जाएगा भैया? ये हमको u इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। इट इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ हॉलो स्फीयर ऑफ मास m।
ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये आपके पास स्फीयर है जिसका मास 2 kg है, जिसका रेडियस आपके पास 1 मीटर है, आपसे कहा गया इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कहां से एसोसिएट हो रहा है? सेल्फ का नाम क्यों दिया? क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर जो छोटे मास है ना, ये सारे मास को स्फीयर कह रहा है कि ये मेरा मास है। इसी वजह से इससे जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है, इस एनर्जी के एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सेल्फ एनर्जी। अरे क्लियर है? चलो भाई, तो ये आपके पास U जो निकल के आएगा, ये कितना निकल कर आएगा? हम जानते हैं -1/2। G की वैल्यू, G रहने देते हैं, हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो भाई, मास आपके पास दे रखा है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी? 1, तो ये आपके पास हो जाएगा -2G। U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? U की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2G। लेकिन सर, जितने प्लैनेट्स होते हैं क्या वो अंदर से हॉलो होते हैं? क्योंकि जब हमको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात आएगी तो हम धरती मैया का भी तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो क्या धरती मैया हॉलो है? एक तो वैसे ही शुरुआत में आपने कह लिया था कि धरती मैया का पूरा डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और अभी आप सिखा रहे हैं हॉलो कम से कम सॉलिड तो बताइए। तो बता रहे हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए बता देते हैं सर। देखिए, अब सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमने हॉलो स्फीयर का पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर का क्या मतलब है कि अब आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहां पर खूब सारे टुकड़े हैं। हर टुकड़े का मास कितना है? हर टुकड़े का मास dm है। ये सब इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, और इन सारे टुकड़ों को हम ला के अरेंज करके अब एक सॉलिड स्फीयर बनाना चाह रहे हैं जिसका मास हो m। इन सारे टुकड़ों का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, और इन्हीं सारे टुकड़ों को जो इनफाइनाइट पर रखे हैं, जिनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इन सब को हम इंटरैक्ट करा के, ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरैक्ट करा के एक सॉलिड स्फीयर बनाना चाहते हैं। तो वो सॉलिड स्फीयर जो बनेगा, उस सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दैट इज नोन एज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ का नाम बस इसी वजह से दिया गया क्योंकि जब ये सब मिलकर क्या बन जा रहे हैं? एक स्फीयर बन जा रहे हैं। तो वो स्फीयर कह रहा है, वो स्फीयर का पूरा सिस्टम कह रहा है कि इसका एक एक कतरा मेरा है। जानी, समझ रहे हो क्या जानी? चलो आ जाओ जानी, देखते हैं कहानी को। क्या भाई साहब, हम कह रहे हैं कि हमको बनना है एक R रेडियस का स्फीयर, और हम छोटे छोटे टुकड़े इसके सेंटर से इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर रहे हैं। और जब हम रखना स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है? हमको बनना था इस R रेडियस का स्फीयर। भाई हमको बनना था इस R रेडियस का एक स्फीयर। ठीक है, चलो भाई, इस R रेडियस का हमको एक स्फीयर बनना था। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि जब हम यहां से छोटे छोटे टुकड़े रखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके सेंटर से ही तो चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे भरना स्टार्ट करेंगे, भरते जाएंगे। देखो ऐसे भरेंगे, ऐसे करके भरते जाएंगे। जैसे जैसे भरते जाएंगे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हम कह रहे हैं एक काम करो, R पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट मान लो dr। R पे जाकर एक स्मॉल एलिमेंट मान लो dr, सेम एस। ठीक है, और उसकी थिकनेस मान लो dr। इस स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस मान लो तुम बेटा कितनी? इसकी थिकनेस मान लो dr। चलो भाई, तो इसका जो छोटा सा मास होगा dm, और यहां तक अभी हमने जो मास इसके अंदर भर दिया है, m, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस होगी। ये जो मास हमने भर दिया है m, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर, सिंस ये एलिमेंट का मास dm है तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी du, ये बराबर होगी -G इंटू dm इंटू m अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी हम एक कंडीशन इसमें ये लगा रहे हैं कि हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको जब भर रहे हैं, तो हमारी डेंसिटी कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है? वो रो के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने टोटल कितना मास भर दिया? इस m की वैल्यू। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो -G को यहीं पर रहने दिया। इस m की बात हम यहां कर रहे हैं, तो मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो गया अपने पास m। dm क्या लिखोगे? इस छोटे से वॉल्यूम का मास कितना होगा? तो हम कह रहे हैं भैया इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और भैया इसकी थिकनेस कितनी है? dr। तो भाई इस dm की वैल्यू हो जाएगी कितनी?
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आपके पास कितना मिल गया, डिवाइडेड बाई आपके पास मिल गया आर स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, ये आपके पास आ गया डी। और जब आप इस डी को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है। पहले कांस्टेंट वाले को चुन लें, 4 4 16 बाई ये अपने पास 3, और फिर उसके बाद पाई को लिख लें तो ये अपने पास पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद जी हो जाएगा, फिर उसके बाद रो इंटू रो स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी आर होता है, गलती से लिख दिए थे भैया, माफ कर दीजिएगा। तो आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर जो होगा ये आर की पावर 5 हो जाएगा, और इस आर से कट जाएगा तो ये आर की पावर 4 ऑफ डी आर हो जाएगा। बुझे कि नहीं? बुझे ना? गोरखपुर कर रहे हैं हमारा, जान रहे हो नहीं? भोजपुरी आती है हमको। तो डी इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू रो स्क्वायर आर की पावर 4 ऑफ डी आर। हम कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करो, माइनस साइन भूलना नहीं है। कहां से कहां तक? शून्य से लेकर यू तक। और मास को हम कहां से रखना स्टार्ट कर रहे हैं? आर इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और कैपिटल आर तक जा रहा है सर, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो -16/3 पाई स्क्वायर जी रो स्क्वायर आर की पावर 5/5। लिमिट लगा दिए 0 से लेकर कैपिटल आर तक, और जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक हमको क्या मिलेगा? हमको u मिल जाएगा। u कितना मिल जाएगा बेटा जी? तो u की वैल्यू 5 से 15 माइनस ऑफ 16/5 15 माइनस ऑफ 16/15। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। यहां पर आपके पास हो गया पाई स्क्वायर और आपके पास ये हो गया जी, और हमको जनरली मास के टर्म में एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। पहले रो के टर्म में लिख लेते हैं, फिर मास के भी टर्म में लिख लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा रो स्क्वायर आर की पावर 5। लेकिन अगर इसी पोटेंशियल एनर्जी को हमको मास के टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मास के टर्म में हम इस वजह से इसको लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं बेटा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा आसान हो, जिससे हमको याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो इसका एक्सप्रेशन मास के टर्म में बहुत आसान आता है। कैसे आता है सर, बताओ तो जरा। तो ये हम कह रहे हैं माइनस ऑफ 16/15 है, ये पाई स्क्वायर है, ये आपके पास जी है, और रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m/4 पाई आर क्यूब। अरे समझ आया? अरे m/4/3 पाई आर क्यूब ऊपर चला गया यार, पागल वागल हो क्या तुम लोग? तो ये तुम्हारे पास स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर की पावर 5 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करो जरा तुम। हम कह रहे हैं भैया हम कर दे रहे हैं, हमको कोनो कष्ट नहीं है, कोनो कष्ट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 16/15 पाई स्क्वायर जी, और रो की जगह हमने क्या लिख दिया था? रो की जगह हमने लिख दिया था अपने पास 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 इंटू आर की पावर 5। इस 5 से ये 6 का पावर चला जाएगा। इस 16 पाई स्क्वायर से ये मेरा 16 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूं u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 3 9 3 5 15 माइनस ऑफ 3/5 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। U की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी, U की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी इस पूरे स्फीयर की। इन सारे एम मास को अगर जोड़ के मैं आर रेडियस का स्फीयर बना दूं तो इसकी जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास माइनस ऑफ 3/5 GM स्क्वायर बाई आर। ये डेटा आपको बाई हार्ट रटा हुआ होना चाहिए, अगर याद रहेगा तभी जाकर बात बनेगी। ठीक है, चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। कहानी को अगर आगे बढ़ाया जाए, एक बात हमारी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या ध्यान से सुनेंगे सर? क्या ध्यान से सुनेंगे कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ बताओ बताओ। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? तो सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी यहां पर, और फिर उसके बाद फिर बढ़ते लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, वरना गेम गड़बड़ हो जाएगा। समझ लीजिए यहीं लोग गड़बड़ा जाते हैं। लगता है भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस। यस एग्जैक्टली, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हियर है। सोच लो, सोच समझ के आंसर करना, बताना कि इसका क्या आंसर होगा।
तो सर इसके पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की कहानी आपको ज्यादा करके क्लियर हो जाएगी जब आप क्या पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के वेरिएशन पर। देखते हैं अगली कहानी क्या है भैया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पढ़ने और समझने के लिए आपको एक बात जाननी पड़ेगी जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को जब धरती मैया के फ्रेम में पढ़ा जाता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r²। सेम एज जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो जो Eg लिखा जाता है ये बराबर होता है आपके पास gm/r²। लेकिन जब यही अर्थ के फ्रेम में होते हैं तो ये जब लिखा जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, g मास कितना है m, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है दैट इज re, तो gm/re का स्क्वायर या मास ऑफ अर्थ इज me, तो ये gme/re का स्क्वायर। और ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बिल्कुल सर, ये Eg वही है दैट इज gme/re² दैट इज इक्वल टू g। चलिए, तो अब जब धरती मैया की हम बात कर ही ले रहे हैं तो हम आपको धरती मैया का कुछ डेटा बता दे रहे हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। ये आपके पास धरती मैया है। ठीक है, धरती मैया भाई सॉलिड है, ऑब्वियस सी बात है, पूरी भरी हुई है। रेडियस धरती मैया का re है। तो अपने पास तीन पॉसिबल पॉइंट है, एक यहां पर P, एक यहां पर Q और एक यहां पर कहीं R। तो जब हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बार बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा के आए हैं अभी। ग्रेविटेशनल फील्ड जो ये Eg दिख रहा है आपको, ये जो स्मॉल g है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, जो आपका ये P पॉइंट है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ये बराबर होगा gm/r² की। ठीक है, जब आप सरफेस पर आ जाएंगे, ये आपके पास P पॉइंट पर था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट Q जो होगा वो G, ये आपके पास G एट P है, ये G एट Q होगा दैट इज सरफेस, और ये बराबर होगा gm/r² के। लेकिन जैसे ही आप अंदर आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे, ये आपका कोई पॉइंट था R, इसको मैं इधर बना दे रहा हूं, ये आपके पास कोई पॉइंट था R, और अगर आपको इस जगह पर इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है, Eg एट R लिखना है या G एट R लिखना है, तो ये बराबर हो जाता है gm/x/r³ के। याद रखिएगा, यही डेटा आपको याद रखना है। ये सब तो मान लीजिए पॉइंट मास की तरह चल रहा है, सरफेस के बाहर और सरफेस तक धरती मैया पॉइंट मास की तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन जैसे ही सरफेस के अंदर आते हैं कहानी बदल जाती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसका फॉर्मूला बदलकर gm/x/r³ हो जाता है। जैसे आप सरफेस पे पहुंचोगे, आप x की जगह r रखोगे, फिर आपको gm/r² मिल जाएगा। ठीक है सर, ये सारी कहानी याद करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ लेते हैं। जिस दिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से पढ़ लेंगे, ये सब आपका उसमें पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलें लेक्चर को आगे बढ़ाएं। सर इतनी सारी कहानी बताने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, इसको बस जी हम इसी वजह से लिखते हैं, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, क्योंकि यहां से जो जी की यूनिट मिलती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर मिलती है, और इसी को लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस द एक्सेलरेशन ऑफर्ड बाय धरती मैया। चलें आगे बढ़े सर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है आपके पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट। लेकिन पोटेंशियल एट अ पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि रिलेशन होता है एक, रिलेशन बिटवीन क्या क्या भाई, रिलेशन बिटवीन आपके पास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज Eg और G, ठीक है, एंड पोटेंशियल सर। लेकिन हमने तो आज तक पोटेंशियल का नाम ही नहीं सुना। अरे 10वीं क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हो ना, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, चलो आओ देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात आती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है U/m के। ठीक है,
m क्या है? m इज द पॉइंट मास। ठीक है, चलो समझो क्या है भाई कहानी इसकी, कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारी धरती मैया है जिनका मास है आपके पास m, इनका रेडियस आपके पास है r। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हम सारी कहानी धरती मैया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अगर हमको p पॉइंट पर एक स्मॉल मास m रखा हुआ है और यहां पर हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल धरती मैया का क्या होगा, तो हम कह दें कि यहां धरती मैया से ये दूरी h है, तो p पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल लिखना होगा तो p पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो u बाई m है। u की वैल्यू कितनी है सर, यहां पर u की वैल्यू आपके पास हो जाएगी gm इंटू स्मॉल m अपॉन r प्लस h डिवाइडेड बाई m, और यहां पर लग जाएगा माइनस साइन, इससे ये कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा माइनस gm अपॉन r प्लस h एट पॉइंट p। समझने वाली बात है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ GM अपॉन R प्लस H, दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से कह देता कि ये R डिस्टेंस पर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू R प्लस H, तो इट इज रिटन एज माइनस ऑफ GM बाई R। ये आपके पास हो जाता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है। अच्छा, हम सब इस वजह से एट अ पॉइंट की बात बार बार इसी वजह से हम कर रहे हैं, बार बार इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें बस केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एसोसिएट हो रही हैं उसी फोर्स से, जो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। अगर वो कंजर्वेटिव है तो उससे होने वाला जो वर्क होगा वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, और U बाई M ही तो कर रहे हो। तो जब एनर्जी नहीं कर रही है तो पोटेंशियल क्यों करेगा यार? तो अगर एक पॉइंट पर मैं पोटेंशियल लिखना जानता हूं तो मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल सकता हूं। जैसे भाई सिंपल सी बात है, हम कह दे रहे हैं कि ये आपके पास धरती मैया है, देखिएगा ये आपकी धरती मैया है, इनका रेडियस है आपके पास R। ठीक है, इनका रेडियस है आपके पास R, और आपसे कहा गया क्या कहा गया भैया, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना, A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक, जो मेरा A जो है वो मेरा सेंटर से 4R पे है, और B जो है मेरा वो सेंटर से 3R पे है। एक पॉइंट मेरा सेंटर से 4R पर है और एक पॉइंट मेरा सेंटर से 3R पर है, और यहां से एक स्मॉल m को ले आया जा रहा है। तो कहा गया बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया। सवाल पूछा गया कि बताइए कितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल UB माइनस UA कितना आया। तो हम UB का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर? जानते हैं GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई ये गैप कितना है, सेंटर से गैप दे रखा है आपको 4R, लिख दिया सर। फिर उसके बाद U का यहां प्लस हो जाएगा GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई, अब कितना है, अब ये आपके पास 3R है, प्लस कैसे हो गया, इसका माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई साहब क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। लेकिन अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता, डेल्टा V पूछ लेता, दैट इज VB माइनस VA पूछ लेता, तो आप क्या लिखते, आप लिखते UB माइनस UA डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो क्या हो जाता, क्या ये निकल नहीं जाता, क्या स्मॉल m से डिवाइड कर देते तो यही मेरा आंसर आ जाता, माइनस में GM बाई 4R और प्लस में GM बाई 3R। खत्म बात, लिख लेते, जो आंसर आ जाता वही हो जाता, VB माइनस VA। ठीक है सर, ये तो हो गया पोटेंशियल रिलेटेड विथ किससे, रिलेटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ पोटेंशियल रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड विथ स्मॉल g, जिसका दो नाम है, एक नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड। रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड सब जानते हैं भाई, रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दो नाम है। ठीक है भाई, चलो, तो जब इसका रिलेशन लिखा गया तो याद रखिए इसका रिलेशन क्या बनाया गया, इसका रिलेशन लिखा गया कि आपकी जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज EG, ये जो G मिल रहा है ये तो पहली बात एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बराबर होगी माइनस ऑफ dV बाई dr ऑफ r कैप के, माइनस ऑफ dV बाई dr ऑफ r कैप के। ठीक है सर,
ठीक है सर, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। तो इसी को जब फर्दर एक्सपेंड करा गया, तो इसी जी वेक्टर को लिखा गया, क्या लिखा गया भाई, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड ऑफ के कैप। ये आपके पास हो गया जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, इन सारे एक्सप्रेशंस पे आप बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से काम करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे जब आप क्या पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर भी मैं आपको सारी चीजें बताते चल रहा हूं। इसी वजह से ग्रेविटेशन 11th क्लास का जो ग्रेविटेशन वाला पोर्शन होता है, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको ये ना 12वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, मोटा मोटा एस्केप वेलोसिटी और ये सारी चीजें बता के ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाते हैं, और फिर जब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, वह ड्रॉपर्स में तो पढ़ाया ही नहीं जाता, कुछ नहीं बताया जाता ग्रेविटेशन के बारे में, सब कुछ बताया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो आओ देखो, तो ये जी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड ऑफ के कैप लिख दिया जाता है। अच्छा सर, तो सर इसी को ना डिराइव करके जो आपका जी वेक्टर ऐसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डीवी बाई डी आर ऑफ आर कैप, यहीं से आपको पोटेंशियल मिलेगा, यहीं से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, दैट इज डीवी वेक्टर इक्वल्स टू जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, डीवी वेक्टर नहीं है यार, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज डीवी, फ्लो में हो गया। तो डीवी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहां ध्यान से देखिए, यही आपके पास जी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर ऑफ आर कैप, और ये इधर आता है तो ये डी आर वेक्टर की तरह आता है। ठीक है, जब अगर मेरा कभी x में अलग हो, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये x में अलग हो, y में अलग हो, z में अलग हो, तो इसी को पता है क्या लिख दिया जाता है, इसी को लिख दिया जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी वेक्टर, और डॉट डी आर वेक्टर को लिख दिया जाता है dx ऑफ आई कैप प्लस डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी जेड ऑफ के कैप। आप एक बार देख लो, ताकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ो और वहां पर ये सारी चीजें आए तो ये आपको बहुत नई ना लगे। ठीक है, चलो देखो सर, इतनी सारी कहानी, इतनी सारी दुनियादारी बताने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा सर। डेफिनेटली कारण है। मान लीजिए हम आपसे कह दें कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है, या आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, ये बदल रहा है 3x ऑफ आई कैप माइनस 2i ऑफ जे कैप प्लस के कैप। तो आपसे कहा गया बताइए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताइए, डेल्टा वी बताइए, कहां से कहां तक, डेल्टा वी बताइए 1,1,2 से 1,1,2 से 2,3,4 तक। चलिए बता लेते हैं, कुछ भी पूछ ले, हम कुछ भी निकाल सकते हैं यार। तो जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये ए से लेकर बी जा रहे हैं हम, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो मेरा देखो ग्रेविटी एक्स में अलग है, वाई में अलग है, जेड में अलग है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जी वेक्टर की जगह लिखूंगा 3x ऑफ आई कैप माइनस 2y ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप, और डी आर वेक्टर को क्या लिखूंगा, dx ऑफ आई कैप प्लस dy ऑफ जे कैप प्लस dz ऑफ के कैप, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा सर, इससे आपको करना क्या है, अब आप इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के के साथ। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस को यहीं बाहर रहने दो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3x dx, ठीक है, माइनस 2y dy, और फिर उसके बाद प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा dz, और इसमें सब में लिमिट लग जाएगी अलग अलग। क्यों, क्योंकि x में हम कहां से कहां जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, y में कहां से कहां जा रहे हैं, 1 से 3 जा रहे हैं, z में कहां से कहां जा रहे हैं, z में 2 से 4 जा रहे हैं। और क्या आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो यार, 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2 लिख के 1 से लेकर 2 तक की लिमिट लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो यार। ये तुम्हारे पास मिल जाएगा क्या, दिस वन विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चले आगे बढ़े सर। जैसे आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हो ub माइनस ua बाई m, और इससे जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला है माइनस gm बाई 4r प्लस gm बाई 3r, ये सेम आंसर अगर आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे, g वेक्टर डॉट dr से निकालोगे, यही रिजल्ट आएगा, कुछ अलग आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए
तब सर आपकी कहानी हो जाएगी भैया पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। क्यों? क्योंकि धरती मैया कैसी है? सॉलिड है। अभी हम हॉलो स्फीयर का भी निकालेंगे, बट अभी हमारा सारा फ्रेम धरती मैया को पढ़ने का है, तो हम धरती मैया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अर्थ हमारी कैसी है? हमारी धरती मैया सॉलिड है। तो जब हमारे पास बात आई क्या निकालने की? हमारे पास बात आई पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर निकालने की। तो हमने कैसे निकाला सर? देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जिसका मास कितना है? जिसका मास है बेटा जी m, रेडियस है आपके पास r। इसका मास आपको दे रखा है, इसका मास आपको दे रखा है m, और इसका रेडियस दे रखा है आपको r। तो इसमें टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है आउटसाइड की। अगर हमको यहां से किसी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर हमको क्या निकालना है? यहां पर हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर हम फॉर्मूला यूज करेंगे dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। चलो भाई, तो इस P पॉइंट पे निकालना है। तो जो हमारा V इनिशियल है, मेरा V इनिशियल जो वो 0 है, तो वो कहां मान रहे हैं हम? 0, उसको हम इनफाइनाइट पर 0 मान रहे हैं। जहां एनर्जी 0 है वहां मेरा पोटेंशियल भी 0 है। तो भैया dv को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर v तक, तो dr मेरा r कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से लेकर r तक। अरे क्लियर है? चले भाई, तो dv आपके पास हो जाएगा v, और यहां आप माइनस ई को बाहर कर लो। ई आपका क्या है? ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जब आप इंफिनिटी से लेकर आर तक इंटीग्रेट करोगे, तो यहां तो ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? यहां तो आपको मिल जाएगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये डी आर आपका कैसा होगा? सर ये डी आर मेरा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ मेरा डी आर जो है वो कम हो रहा है, और अगर मेरा डी आर नेगेटिव होगा तो v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट से लेकर आर तक जीएम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस माइनस मिलके प्लस। अब जीएम को बाहर कर लिया और आपका आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r हो जाएगा। इनफाइनाइट से लेकर स्मॉल आर तक, किसी भी स्मॉल आर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा स्मॉल आर है। तो अब जो यहां से मेरा पोटेंशियल निकल कर आएगा बच्चा, देखो यहां से जो हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? -gm/r ही तो आएगा। देखो, अरे भैया यहां इनफाइनाइट रखोगे 0 हो जाएगा, आर रखोगे 1/r हो जाएगा, और आपके पास पोटेंशियल -gm/r मिल जाएगा, जो आपको कहां से मिल रहा था? जो आपको पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से मिल रहा था। अच्छा सर, आउटसाइड की बात क्लियर है। जब हम सरफेस पर होंगे तो मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, और तब हम पोटेंशियल लिख देंगे कितना? -gm/r। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा कहां हो गया? ये हमारा आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, वी से लेकर वी आउटसाइड या वीपी, ठीक है, जो भी कह लो। इसको पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वीपी कह लो, ठीक है। ये मेरा कौन सा है? ये मेरा पोटेंशियल आउटसाइड है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो आउटसाइड पोटेंशियल आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट अगर यही धरती मैया पॉइंट मास होती जिनका मास m होता तो -gm/r मिलता। मतलब अगर हम अर्थ के बाहर हैं या अर्थ की सरफेस पर हैं तो वी कैन कंसीडर अर्थ एज अ पॉइंट मास। लेकिन क्या जब हम धरती मैया के अंदर चले जाएंगे तब भी हम ये कंसीडर कर सकते हैं? तो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बेटा। अगर तुम अर्थ के अंदर आ जाओगे तो क्या बदलाव होगा? देखो, अब जैसे तुम्हारा कोई ये धरती मैया है जिनका रेडियस r है, जिनका मास m है, जिसको हम जनरल स्फीयर बोल रहे हैं। अगर r पर हम कोई एक पॉइंट मास p रख दें, आर पर अगर हम कोई एक पॉइंट मास पी रख दें और हमसे कहा जाए कि बताइए कि यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, तो जब यहां पर हम पोटेंशियल लिखने आएंगे तो याद रखिएगा इसको कहां से लेकर आ रहे हो? इसको इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो। अरे बात समझ आ रही है? या फिर तुम इसको कहां से लेकर आ रहे हो? इसको सरफेस से लेकर पी पॉइंट तक आ रहे हो। समझ आए? दोनों से बात बन जाएगी। तो अगर मैं सरफेस से पी पॉइंट लेकर आ रहा हूं तो देखो मेरा dv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। dv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dv की जगह मैं लिख सकता हूं भाई vp माइनस vs। ठीक है, सिंपल, vp माइनस vs। और ये किसके बराबर है? ये माइनस ऑफ ई की वैल्यू, ये मेरा E कितना है? इस रीजन में मैं अंदर आ गया तो मेरा E जो है यही तो मेरा क्या है? यही तो मेरा G है। और इसी का तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अभी पढ़े हैं कि ये फॉर्मूला बदल जाता है जब हम अंदर आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाता है?
GM अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ये फॉर्मूला बदल के हो जाता है GM अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। और अगर हम यहां पे R मान के चल रहे हैं तो ये फॉर्मूला मेरा बदल के GM अपॉन आर क्यूब इंटू R हो जाएगा। देखो अभी जहां मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था वहां समझाया था ग्रेविटेशनल फील्ड। यही आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला GM इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसको x मानना है x मान लो, इसको स्मॉल r मानना है स्मॉल r मान लो। x मानोगे तो x लिख दोगे, स्मॉल r मानोगे तो स्मॉल r लिख दोगे, कुछ बदलने वाला नहीं। ठीक है, चलो आओ देखो अब इसी को हम यूज करेंगे यहां पर। तो जब हम ईजी का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? GM अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, या x की जगह हम r मान रहे हैं तो ये अपने पास r इंटू dr, और ये मेरा नेगेटिव प्लस हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा dr भी नेगेटिव है और ये नेगेटिव दोनों कितने हो जाएंगे? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? सरफेस से लेकर स्मॉल r तक। तो ये हमको VP इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? Vs, दैट इज माइनस ऑफ GM बाई आर। ये Vs की वैल्यू है, यहां पर हमने रख दिया, इधर गया तो प्लस Vs हो गया, और प्लस Vs की वैल्यू आपके पास GM बाई आर हो जाती है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद फिर प्लस साइन लगाया, GM अपॉन आर क्यूब लिखा, और इस r का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास r स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपने कहां से कहां तक लगा देनी है? कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक लगा देनी है। और अब आपका जो VP मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा माइनस ऑफ GM बाई आर। ठीक है, और यहां पर प्लस कितना? GM बाई आर क्यूब 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं काम करो, इसमें से ना माइनस GM अपॉन 2r क्यूब को बाहर कर लो, क्योंकि पोटेंशियल मेरा नेगेटिव होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं पूरे नेगेटिव साइन के साथ बाहर कर रहा हूं GM अपॉन 2r क्यूब। तो क्या बचेगा? GM अपॉन 2r क्यूब, यहां 2, यहां देखो यहां पे क्या है अपने पास? यहां r है तो r स्क्वायर, इसका एक r स्क्वायर जाएगा ऊपर, और क्या जाएगा? और इसका वाला 2 जाएगा, तो ये और माइनस बाहर आ गया तो यहां 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये पूरा चला गया तो यहां पर अपने पास कितना हो गया? माइनस साइन बाहर किया था तो ये अपने पास r स्क्वायर हो गया, और ये अपने पास प्लस r स्क्वायर हो गया। तो ये जो रिजल्ट मिला हमको VP इक्वल्स टू, ये कितना मिला? ये VP इक्वल्स टू मिल गया आपके पास माइनस ऑफ GM अपॉन 2r क्यूब, माइनस ऑफ GM अपॉन 2r क्यूब, दैट इज 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास हो गया पोटेंशियल कहां? ये मेरे पास पोटेंशियल हो गया इनसाइड। अरे समझ रहे हो? ये मेरा पोटेंशियल हो गया इनसाइड। ये डेटा याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे अच्छे से आपको रट जाएगा, लेकिन अभी भी याद करेंगे तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। पीवाईक्यूज है मेरे इसमें कंटेंट में, आज के कुछ पीवाईक्यूज है, उनको लगाएंगे, समझेंगे, देखेंगे। अरे ठीक है, तो जब यहां पर VP की बात आई तो मेरा R कितना हो गया? तो मेरा R जो है वो शून्य हो गया। और अगर मेरा R शून्य हो गया एट सेंटर पे मेरा R की वैल्यू 0 हो गई, और जैसे ही मेरा R 0 हुआ, मेरा पोटेंशियल एट सेंटर कितना मिला? सर पोटेंशियल एट सेंटर मिला माइनस GM अपॉन 2r क्यूब, और ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस 0। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस ऑफ 3/2 GM बाई आर, दैट इज पोटेंशियल एट सेंटर। अरे क्लियर? इतनी क्लैरिटी के साथ जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर मजा आएगा। अच्छा सर ये बताओ अगर आपको कहा जाए कि ये आपके पास पोटेंशियल है और ये आपके पास R है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जब मैं सेंटर पे हूं तो मेरा पोटेंशियल माइनस ऑफ 3/2 GM बाई आर है, और जब मैं सरफेस पर हूं तो मेरा पोटेंशियल जो है वो कितना है? वो GM बाई आर है माइनस में। तो पोटेंशियल एट सेंटर इज माइनस ऑफ 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। क्या ये रिजल्ट याद हो सकता है? क्या इस रिजल्ट को याद करने में कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना सर? अगर नहीं बुराई है तो देखिए, ग्राफ तो छोड़िए, हम आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं, और हमारा सवाल कहां है भैया? वो रहा आपके पास। जल्दी सवाल आ जाओ भैया, जल्दी सवाल आ जाओ। देखो, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, लग रहा है रखे नहीं है क्या भैया? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या?
व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ, नहीं ये तो आसान सवाल है यार, नहीं लग रहा है वो पीवाईक्यू इन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है। वो पीवाईक्यू क्या था, वो पीवाईक्यू आपके पास था, मैंने दिया तो था यार क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं क्या था, मैं वो पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैं बताता हूं आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका क्या था। वो सिंपल लिखा था कि अगर आपके पास धरती मैया है जिनका रेडियस आर है, और अगर आप उनकी डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो उनके सेंटर से लेकर पोटेंशियल के बीच, उनके सेंटर से सरफेस के बीच का पोटेंशियल का रेशियो कितना होगा। तो सिंपल आप 3/2 ऑफर करेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अरे बात समझ आ रही है। सेंटर से सरफेस का रेशियो आपके पास 3/2 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का माइनस और प्लस अगर दिया हो तो -3/2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। नहीं माइनस कहां से आ जाएगा यार, दोनों में माइनस है ना। हाँ माइनस नहीं लगाएंगे यहां पे, माइनस नहीं लगाएंगे यहां पे। पोटेंशियल एट सेंटर, हाँ ठीक है याद आया, पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, खत्म। ये आपके पास है, तो VC बाई VS की वैल्यू आपके पास 3/2 आ जाएगी। अब अगर आपको कह दिया जाए कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ कैसे बनाओगे बोलो, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। हमको दिख रहा है कि सरफेस पर मेरा पोटेंशियल कम हो जा रहा है, सरफेस पर मेरा पोटेंशियल कम हो जा रहा है, और सरफेस के बाहर पोटेंशियल और कम हो जा रहा है नेगेटिव में। अरे कहने का मतलब यह है कि मेरा जो सेंटर है वहां पर जो मेरा पोटेंशियल है वो 3/2 ऑफ VS है माइनस में, ये आपके पास है, ठीक है समझ रहे हैं। यहां पर कहीं आपका VS है, क्लियर समझिए। जब आपका स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो यहां से आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है, घट रहा है, और घटने के बाद फिर क्या हो जा रहा है, फिर ऐसे पलट जा रहा है। अरे क्लियर है, ये है आपके पास पोटेंशियल का ग्राफ सॉलिड स्फीयर का। अच्छा, अगर यही मेरे पास हॉलो स्फीयर होता, अगर यही मेरे पास कोई हॉलो स्फीयर होता, कोई ऐसा प्लेनेट होता जो अंदर से खोखला होता, अगर यही हॉलो स्फीयर होता, देखो एकदम फटाक से आंसर बता रहा हूं, हॉलो स्फीयर की बात होती भाई साहब, तो हॉलो स्फीयर में हम क्या कहते, हॉलो स्फीयर है आपके पास ये, बस इसमें एक मुद्दे वाली बात है जो आपको समझनी है, वो क्या है कि ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास कितना है m, और यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, इसका रेडियस r, ठीक है भाई। इसका पोटेंशियल अगर आपको आउटसाइड लिखना है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो जब पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखेंगे तो ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, और ये आपके पास हो जाएगा GM बाई, माइनस में GM बाई आपका वो पॉइंट हो गया R। इस वाली डिस्टेंस को हमने कह दिया कि आउटसाइड वाली जो मेरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरी स्मॉल r है, ये अपने पास A हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एट Q लिखना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ GM बाई कैपिटल R, ये आपके पास B हो गया। और वहीं अगर आपको पोटेंशियल एट इनसाइड वाले R पे लिखना है तो वो भी आपका हो जाता है माइनस ऑफ GM बाई R। क्यों? क्योंकि अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। अरे क्लियर है, अगर अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज होने वाला नहीं है, जो इनिशियल है वही फाइनल है। कैसे मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं dv इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर है, मेरा ये शून्य है तो ये पूरा शून्य है, तो dv क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो मेरा v फाइनल जो होगा वो v इनिशियल के बराबर होगा। तो जो मेरा जस्ट सरफेस पर था वही मेरा अंदर भी पोटेंशियल रहेगा, और वो कितना हो जाएगा, वो माइनस ऑफ GM बाई R हो जाएगा। और फिर अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो माइनस ऑफ GM बाई R सेंटर पर होगा और कांस्टेंट रहेगा कहां तक, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R तक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के है, मेरा जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के है। और भैया नेगेटिव में जैसे जैसे R बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू कम होती चली जाएगी। अरे ठीक है, चलिए भैया यहां तक पहुंच जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चले कहानी को आगे बढ़ाएं सर, यहां तक आपको बात समझ आ रही है। ये था पूरा का पूरा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। चलिए आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम बात करें अपने सबसे पहले सवाल की, जो मेंस 15 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 में पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सिंपल वर्क एनर्जी का सवाल। क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। भैया आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास एक धरती मैया है जिनका रेडियस r है और इनकी सरफेस से r हाइट ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। जब ये धरती मैया को टकराएंगी तो इनकी रफ्तार क्या होगी। तो भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, वो कंजर्वेटिव है, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u
फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r। क्यों? क्योंकि सेंटर से हाइट 2r है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम इंटू एम बाई आर। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? तो सर यहां से मिल जाएगा 1/2 mv² इक्वल्स टू जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई 2r। इस m से ये m कट जाएगा तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? सर आपके पास आ जाएगी v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी? ये v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी एम बाई 2r, और इसको हम लिख सकते हैं v² इक्वल्स टू जी एम बाई आर। ठीक है, ये अपने पास हो गया v² इक्वल्स टू जी एम बाई आर। और भैया v² की वैल्यू यहां से अगर आप v निकालोगे तो इसको लिखोगे रूट जी एम बाई आर, और फिर आप परेशान हो जाओगे, क्या मास्टर साहब इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें स्मॉल जी आ गया है। तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम स्मॉल जी का तो रिलेशन जानते ही हैं। क्या जानते हैं? स्मॉल जी होता है वो gm/r² के बराबर होता है। तो gm बाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सर ये rg हो जाएगा। तो मेरी रफ्तार कितनी हो जाएगी? √rg हो जाएगी। देखो √rg हो जाएगी, तो √rg हो जाएगी, तो c जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है? चले सर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कहानी में और देखते हैं और क्या क्या है। तो अगला सवाल जो इसके बाद हमारे पास आता है वो क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज, किसी भी स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है वो माइनस ऑफ k/r² दे रखी है, टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर विथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल्स टू 10 जूल पर kg, find the gravitational potential at r equals to 3 centimeter in SI unit given that k equals to 6 joule centimeter per kg। ठीक है, चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इंटीग्रेट कर दो dv कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो? 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। और dv को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो? dv को इंटीग्रेट कर रहे हो कि जब मैं 2 सेंटीमीटर पर हूं तो मेरा पोटेंशियल 10 है। ठीक है, और भाई जब मैं 3 सेंटीमीटर पे पहुंच गया तो v हो गया, तो v माइनस 10 इक्वल्स टू यहां पर कितना? ये आपके पास 2 से लेकर 3 तक, और e की वैल्यू है आपके पास k/r² इंटू डी आर। k/r² इंटू डी आर में प्लस में लिख दिया क्योंकि ये वाला माइनस और k वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई तो देखना, जरा ध्यान से देखना। तो v माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k को बाहर कर लेंगे, ये -1/r आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट 2 से लेकर 3 तक। सेंटीमीटर में ही रख दे क्या कि मीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा? तो मेरा देखो ना, r के ऊपर कोई पावर नहीं है, और मेरा k जो है वो किसमें दे रखा है? वो मेरा k 6 जूल सेंटीमीटर पर kg दे रखा है। तो इसका सेंटीमीटर इसके सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि इंटेलिजेंट बच्चे का सोच है। अदरवाइज तू सोचेगा साला ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, ओ माय गॉड। तो मुझे सबको क्या करना चाहिए? मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर k को भी करेगा, r को भी करेगा, फिर दोनों में वही 10⁻⁻² कॉमन निकाल के कट करेगा, और बिना मतलब का थोड़ा सा दिमाग लगाने से जो काम 1 या 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर हो सकता था उसको बढ़ के 1-1.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा v माइनस 10 इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास कितनी है? k की वैल्यू हमारे पास 6, और यहां पर आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, तो v माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 3 में से 2 जाएगा, 3 दूना 6, ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 जूल पर, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 जूल पर केजी। तो पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा 11 जूल पर केजी। कौन सा आंसर है इसमें? ए आंसर जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सोचो, मेंस 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हर साल यही पूछा जाता है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने क्या किया? एक एक क्वेश्चन उठा लिया है सबका। ठीक है, चले आगे बढ़े सर, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, और 1-2 क्वेश्चन PYQ का देखते हैं। अब देखो ये सवाल देखो, ये सवाल आपसे कह रहा 4 स्फीयर ईच ऑफ मास m, अ स्क्वायर ऑफ साइड d शोन इन फिगर।
A fifth sphere of mass m is situated at the center of the square. The total gravitational potential energy of the system is. टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं। तो अगर मैं पेयर की बात करूं तो देखो स्मॉल एम के कितने पेयर बन रहे हैं सर, अभी हम पढ़ के आए थे स्मॉल एम के टोटल 6 पेयर्स बन रहे थे, अरे बन रहे थे। और इस m के साथ और टोटल कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, 4 और पेयर बनेंगे, तो टोटल कितने पेयर हो गए, टोटल 6 पेयर हो गए सर, टोटल 10 पेयर हो गए सर। 6 इसका और 4 m के साथ टोटल 10 पेयर हो गए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा। तो हम कह रहे हैं लिखो ना भाई, जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात आएगी तो उसमें कुछ खास नहीं है, बस केवल गणित बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए बस, ठीक है। 4 पेयर ये बन गए, तो मैं इनको लिख ले रहा हूं gm by d, gm by d, gm by d 4 बार लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -4 gm इंटू m by d, तो gm स्क्वायर बाई डी हो गया। इसका हो गया -gm स्क्वायर बाई डी, इसका -gm स्क्वायर बाई डी, -gm स्क्वायर बाई डी, -gm स्क्वायर बाई डी लिख दिया, 4 टाइम जोड़ दिया। उसके बाद इसका और इसका पेयर बन रहा है, और इसका और इसका पेयर बन रहा है, 2 पेयर और बन रहे हैं, और इनके बीच का गैप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा d√2, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा बेटा जी d√2। आपको करना क्या है, सिंपल माइनस ऑफ gm स्क्वायर बाई गैप कितना हुआ, गैप हो गया आपके पास, गैप आपके पास हो गया d√2, और ऐसे टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखो इस स्मॉल m के साथ कितने पेयर बन रहे हैं बच्चा, इस स्मॉल m के साथ और कैपिटल M के साथ 4 पेयर बन रहा है। अगर स्मॉल m और कैपिटल M के साथ 4 पेयर बन रहा है तो सिंपल माइनस साइन लगाओ, g लिखो, स्मॉल m लिखो, कैपिटल M लिखो, और देखो इस स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का गैप कितना है बेटा जी, तो ये जो गैप हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा d/√2। यहां लिखोगे d/√2, आपका √2 ऊपर चला जाएगा, और ऐसे टोटल कितने पेयर हैं, 1 2 3 और 4, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो, इन सब को ऐड कर दो, और भैया आपका टोटल आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन देख रहे हो, सिंपल सिंपल आसान क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, जस्ट 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अरे ठीक है, हमारे कुछ मित्र आ गए थे तो थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये कह रहा है 2 सैटेलाइट्स A and B having masses in the ratio 4:3 are revolving in a circular orbit of radii 3r and 4r respectively, ये 4r है, 3r and 4r respectively around the earth. The ratio of the total mechanical energy of A to B is, what will be the ratio of total mechanical energy of A to B? भाई रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, तो चलिए देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि अगर कोई सैटेलाइट धरती मैया के अराउंड गोल गोल घूम रही है तो उसकी टोटल एनर्जी हो कितनी सकती है। मान लीजिए ये धरती मैया है, इनका रेडियस r है, और धरती मैया से r रेडियस पर कोनो सैटेलाइट है बच्चा, ये सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूम रही है, इसकी रफ्तार यहां पर v है, तो इसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, वो gm इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर लग रहा होगा, और बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई r, GMM अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास mv स्क्वायर बाई आर की जो वैल्यू हो जाएगी ये किसके बराबर, ये gm इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर के, मतलब mv स्क्वायर आपके पास आ गया gm इंटू स्मॉल m बाई आर के, और हम कह रहे हैं दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 gm इंटू स्मॉल m बाई आर। और हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते ही है कि माइनस ऑफ gm इंटू स्मॉल m बाई आर होता है, तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगा बेटा जी वो कितना हो जाएगा, तो वो gm इंटू स्मॉल m बाई 2r माइनस साइन के साथ हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, यही तो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है ना भैया, तो हमको पता है कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ gm इंटू स्मॉल m बाई 2r के बराबर है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस के। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एनर्जी ऑफ B इक्वल्स टू RB बाई RA इंटू MB बाई MA, MB बाई MA, MA बाई MB पलट जाएगा, MA बाई MB रेडियस है आपका, पलट जाएगा, R तो वही रहेगा। देख रहे हो टाइम पास सवाल क्या क्या दे रखा है, हैविंग मासेस इन द रेशियो 4:3,
मास का रेशियो दे रखा है, मास का रेशियो दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है 4/3, और रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3/4। तो मतलब हम क्या लिख देंगे, 4/3। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 16/9 मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए अपॉन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी, दैट इज 16/9। इट मींस दैट 16:9। अरे ठीक है, चले भैया। अच्छा सर, इन्हीं सारे फॉर्मूले पर बेस्ड हम 1 2 3 4 5 जैसे एक और पीवाईक्यू आपको फटाक से डिस्कस करके दिखा दें। देखो, आपसे सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिपिक्ट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vr ड्यू टू लार्ज प्लैनेट ऑफ रेडियस r एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। फिगर शोज पोटेंशियल का वेरिएशन बताना है भैया। सेंटर पर पोटेंशियल नेगेटिव है, ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। यहां कांस्टेंट दिखा रहा है, कांस्टेंट का है भाई, बदल रही थी, देखे थे ना। अगर आप ढंग से पढ़े होते, ढंग से लेक्चर देखोगे तो इस तरह के सवाल फटाक से कर ले जाओगे। मेंस ऑनलाइन 2015 का सवाल है, समझ रहे हो। कुछ सवाल इसमें हम छोड़ रहे हैं, उनको खुद से ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में ट्राई करके आंसर बताइएगा। उसी में से 1-2 सवाल पकड़ के हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगला लेक्चर होगा हमारा लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।